आप सभी का आज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय के अध्याय 3 मांग की अवधारणा पर। इस अध्याय से संबंधित अब तक हम 3 पार्ट में चर्चा कर चुके हैं। आज का ये हमारा चौथा पार्ट रहेगा, जिसके अंतर्गत हम मांग का नियम लॉ ऑफ डिमांड पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस बिंदु से संबंधित आपकी परीक्षा के अंतर्गत अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, वो किस प्रकार से प्रश्न होंगे और उनका हम किस प्रकार से जवाब देंगे, उसकी भी इस आज के इस पार्ट 4 में विस्तार से चर्चा की जाएगी। चलते हैं बच्चों आज के इस बिंदु मांग का नियम पर और इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम मांग का नियम होता क्या है उस पर चर्चा करेंगे। यहाँ आपकी स्क्रीन पर आपको एक प्रश्न दिखाई दे रहा होगा कि मांग के नियम को परिभाषित कीजिए। तो बच्चों आपसे यहाँ से एक ये छोटा सा प्रश्न पूछा जा सकता है कि मांग का नियम होता क्या है, उसको परिभाषित कीजिए। तो उसके अंतर्गत हम चलते हैं कि आखिर मांग का नियम होता क्या है। तो अन्य बातें स्थिर रहने पर, वस्तु की कीमत में कमी होने पर उस वस्तु की मांग मात्रा में वृद्धि हो। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि उस वस्तु की कीमत में क्या हो, कमी हो। कीमत में कमी होने पर उसकी मांग मात्रा में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो जैसा कि हमने पूर्व के वीडियो में बात की थी कि मांग का संबंध उपभोक्ता से होता है और उपभोक्ता हम देखते हैं एक विवेकशील रूप से या व्यवहारिक रूप से अगर हम चर्चा उसके रूप करें तो एक उपभोक्ता उस वस्तु की कीमत में कमी होने पर उसकी मांग मात्रा है या उसकी उपभोग मात्रा में क्या करेगा, वृद्धि करेगा। अथवा कीमत में वृद्धि होने पर उस वस्तु की मांग मात्रा में क्या होगी, कमी होगी। इसे ही मांग का नियम कहते हैं। लेकिन बच्चों इस परिभाषा में सबसे पहले आई है अन्य बातें। इनको भी जानना है आखिर अन्य बातें होती क्या है और उनको स्थिर क्यों रखा गया है। तो हम देखते हैं कोई भी सिद्धांत पढ़ें, कोई भी हम नियम पढ़ें, उस नियम को अगर सही प्रकार से लागू करना होता है तो उस नियम की मान्यताएं होती हैं, असम्पशन होती है, ठीक है। और उन मान्यताओं के दिए हुए होने पर वो सिद्धांत या वो नियम लागू होता है। ठीक उसी प्रकार जैसा कि मैंने पूर्व में भी इसके बारे में चर्चा की थी, आखिर मान्यता क्या होती है। तो मैंने कई बार इस एग्जाम्पल को लिया है कि हम किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। अगर हम किसी वाहन का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो 2 पहिया वाहन हो या 4 पहिया वाहन हो, जैसे मैंने अधिकांशतः कार का उदाहरण लिया है, और हम इस कार के द्वारा इस एक ए स्थान से बी स्थान पर जाना चाहते हैं, तभी पहुंच पाएंगे हम जब इसकी कुछ मान्यताओं को हम लागू करेंगे और वो मान्यताएं सही तरीके से लागू हो पाएगी, तभी हम इस ए स्थान से बी स्थान पर पहुंच पाएंगे। और वो मान्यताएं क्या होती है कि हमें यातायात के नियमों की पालना करनी होगी, या हम यूं देखें कि मादक पदार्थ है जैसे शराब वगैरह उसका सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। कार चलाते समय या वाहन चलाते समय हमें मोबाइल फोन का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो अधिकांश अगर हम देखें, अगर इन मान्यताओं में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ हो जाएगी तो निश्चित रूप से हम ये कहेंगे कि ए स्थान से बी स्थान पर पहुंचना बड़ा मुश्किल होगा। पहुंच भी सकते हैं और संभावनाएं हमारी वहां भी स्थान पर पहुंचने की अधिकांश से क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अगर हम मादक पदार्थ का, शराब का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हम ये कहेंगे कि कार की दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। ठीक उसी प्रकार यहाँ मांग के नियम को अगर हम यहाँ लागू करना चाहते हैं तो मांग का नियम क्या कहता है कि वस्तु की कीमत और मांग मात्रा में विलोम संबंध होता है, ठीक है। अगर कीमत में कमी हो रही है तो वस्तु की मांग मात्रा में क्या होगी, वृद्धि होगी, और अगर कीमत में वृद्धि होने पर मांग मात्रा में कमी होगी। लेकिन यहां हम मान्यताएं ले रहे हैं अन्य बातें स्थिर रहने पर। तो आखिर अन्य बातें है क्या? तो अन्य बातों से हमारा तात्पर्य है कि कोई भी वस्तु की हम बात कर रहे हैं, उसकी जो कीमत है उस कीमत को छोड़कर, यहां आप कीमत और लिखना है, कीमत को छोड़कर मांग को प्रभावित करने वाले जो अन्य घटक है, जिसमें हम बात करें उपभोक्ता की आय,
संबंधित वस्तुओं की कीमत। संबंधित वस्तु मतलब हमारा तात्पर्य यहां ये रहेगा कि वो वस्तु स्थानापन्न हो सकती है या पूरक हो सकती है। तो कोई भी वस्तु जिसकी स्थानापन्न वस्तु हो या पूरक वस्तु हो, उनकी कीमतें, उपभोक्ता की पसंद, रुचि, भविष्य के बारे में उपभोक्ता की जो कीमत प्रत्याशाएं हैं, इन सब को हम यहां क्या रखेंगे, स्थिर रखेंगे। अगर इन सभी को स्थिर, तो सबसे पहले हम बात करें तो अन्य बातें क्या है कि उस वस्तु की कीमत को छोड़कर जो अन्य ये जिनके अभी हमने चर्चा की है वो हैं, और उनको हमें क्या रखना होगा, स्थिर रखना होगा। स्थिर रखेंगे तभी ही वस्तु की कीमत और मांग मात्रा में कैसा संबंध होगा, विलोम संबंध होगा, प्रतिलोम संबंध कह सकते हैं, उल्टा संबंध कह सकते हैं, या इस प्रकार हम ये देखें कि मांग का नियम हमें बड़ा सरल सा है कि अन्य बातें स्थिर रहने पर जो वस्तु और कीमत में होने वाला जो विलोम संबंध है, विपरीत संबंध है, वही क्या है, मांग का नियम है। यहां आपकी स्क्रीन पर इससे संबंधित एक और प्रश्न आपके सामने है कि वस्तु की मांग वस्तु की कीमत एवं उसकी मांगी जाने वाली मात्रा के बीच संबंध को बताती है। तो ये आपके ऑप्शन रहेंगे, ए धनात्मक, ब अनंत, स शून्य, द प्रतिलोम। तो इसका भी आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। और यहां हम देख रहे हैं, अभी हमने मांग के नियम के बारे में पढ़ा, तो आपको मांग के नियम से संबंधित अगर परिभाषा पूछी जाए तो आपको ये परिभाषा लिखनी है, और अभी मैंने इसका ये नोट लगाकर ये भी आप इसके अंतर्गत लिख सकते हो। यहां से आपसे एक बड़ा प्रश्न भी पूछा जा सकता है, और वो किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा, आपकी स्क्रीन पर मांग के नियम को सारणी व चित्र बनाकर समझाइए। उसमें आप बच्चों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके मांग को नियम की जो परिभाषा है उसको परिभाषित करना है, फिर आपको इससे संबंधित तालिका बनानी है, और उसके बाद आपको चित्र बनाना है और चित्र की व्याख्या करनी है। जैसा कि हमने यहां मांग के नियम की परिभाषा तो लिख दी है, अब रही बात टेबल की, तो तालिका, जैसा कि हमने पूर्व के वीडियो में जब व्यक्तिक मांग अनुसूची पढ़ी है, बाजार मांग अनुसूची पढ़ी है, उसी में ही आपको क्या करना है कि व्यक्तिक मांग अनुसूची बनानी है। और उस व्यक्तिक मांग अनुसूची को बनाते समय हमने यही देखा था कि हमें कीमत और मांगी जाने वाली मात्रा में विलोम संबंध को रखना है। तो बच्चों जिन्होंने वो पूर्व के वीडियो नहीं देखे हैं वो अवश्य देखें, और उसमें हमने तालिका किस प्रकार से बनाई है वो बनाना सीखे। तालिका काल्पनिक है, आप अपने तरीके से उसके अंदर डाटा रख सकते हो, लेकिन केवल आपको तालिका बनाते समय इस बात को ध्यान में रखना है कि कीमत और मांगी जाने वाली मात्रा में विलोम संबंध को दर्शाना है। अब विलोम संबंध से हमारा क्या तात्पर्य रहेगा कि अगर कीमत में हम कमी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमें मांगी जाने वाली मात्रा में क्या दिखानी होगी, वृद्धि दिखानी होगी, और अगर कीमत में हम वृद्धि कर रहे हैं तो मांगी जाने वाली मात्रा में आपको क्या करना है, कमी करना है। तो तालिका आप उस पूर्व की वीडियो देखना और उससे बनाना सीखना, और उसी के आधार पर आप तालिका को बनाना, और तालिका को बनाकर उसका स्पष्टीकरण भी करना है। और जैसा आप तालिका में कीमत को बढ़ा रहे हो तो कीमत के आधार पर जो वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में क्या होगी, कमी होगी। अब यहां आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हो एक डायग्राम, रेखा चित्र, ये भी आपको बनाना है जब बड़ा प्रश्न आपसे पूछा जाता है। अब डायग्राम में सीधी सी बात है कि जो क्षैतिज अक्ष है वहां वस्तु की मात्रा को दर्शाया गया है, जबकि लंबवत अक्ष पर हम जैसा कि देख रहे हैं कीमत को दर्शाया है। और ये आपका मांग वक्र है, डीडी मांग वक्र है, जो कि मांग के नियम को फॉलो करता है, क्योंकि मांग का नियम क्या कह रहा है, कीमत और मांगी जाने वाली मात्रा में विलोम संबंध होता है। जैसा कि यहां हम देख पा रहे हैं कि कीमत जब 100 होती है तो वस्तु की जो मात्रा है वो 250 इकाई है। यहां हम देख रहे हैं जैसे ही कीमत 100 से घटकर 75 हो जाती है, 75 हो जाती है, यहां जो वस्तु की मात्रा है वो 250 से बढ़कर कितनी हो जाती है,
500 हो जाती है। तो यहाँ हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि वस्तु की कीमत और मांगी जाने वाली मात्रा में विलोम संबंध होता है। तो आपको बड़ा प्रश्न है, उसमें आपको मांग के नियम को परिभाषित करना है, उसके बारे में लिखना है, फिर आपको तालिका बनानी है और तालिका के बाद आपको रेखा चित्र बनाना है और रेखा चित्र का आपको स्पष्टीकरण करना है। बड़ा सरल सा स्पष्टीकरण है। स्पष्टीकरण में आपको क्या लिखना है बच्चों, आप साथ साथ लिख भी सकते हो कि उपयुक्त रेखा चित्र में क्षैतिज अक्ष, जिसको आप अक्ष भी बोल सकते हो, उस पर वस्तु की मात्रा तथा लंबवत अक्ष पर कीमत को दर्शाया गया है। जब कीमत 100 रुपए होती है तब वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा 250 होती है। कीमत 100 रुपए से घटकर 75 होने पर मांगी जाने वाली मात्रा या वस्तु की मात्रा हम ले सकते हैं वो 250 से बढ़कर 500 हो जाती है। इस प्रकार उपयुक्त रेखा चित्र से स्पष्ट होता है कि कीमत और वस्तु की मात्रा में विलोम संबंध होता है। तो इस प्रकार ये आपसे संबंधित जो प्रश्न पूछा जाता है उसका ये जवाब रहेगा। इसके बाद हम बात करें मांग के नियम की व्युत्पत्ति पर करें। तो यहां व्युत्पत्ति का हमारा तात्पर्य रहेगा कि किस प्रकार से मांग के का जो नियम है उसका निर्माण होता है, उसका जन्म होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं, डेरिवेशन की बात कर रहे हैं। तो मांग के नियम, सबसे पहले हमें ये जानना भी होगा कि आखिर मांग का नियम होता क्या है, जिसकी हमने अभी चर्चा की कि अन्य बातें स्थिर रहने पर वस्तु की कीमत और मांगी जाने वाली मात्रा में विलोम संबंध को ये दर्शाता है। अब मांग के व्युत्पत्ति, जो मांग का ये नियम है उसकी व्युत्पत्ति के लिए हम यहाँ दो तर्क लेंगे, दो तरीके लेंगे, जिसके माध्यम से यानी वस्तु की कीमत और उसकी मांगी जाने वाली मात्रा के विपरीत संबंध या मांग के नियम को निम्न दो तरीकों से व्युत्पन्न किया जा सकता है। यहाँ पहला तरीका है सीमांत उपयोगिता और कीमत के जो संबंध है उसके द्वारा, और दूसरा है सम सीमांत उपयोगिता नियम। और सम सीमांत उपयोगिता नियम की हमने पहले चर्चा कर ली। क्या होता है, दोनों वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता और कीमतों का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। ये MUX, U को आपको कैपिटल लेना है, MUX अपॉन PX बटे MUY अपॉन PY। ठीक है, यू को यहाँ आपको कैपिटल लेना है। यहाँ ये टाइपिंग में मिस्टेक हुई है तो आपको बच्चों यहाँ इसको कैपिटल लेना। तो ये क्या दर्शा रहा है कि अक्ष वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत का अनुपात किसके बराबर होना चाहिए, दूसरी वस्तु। और दूसरी वस्तु हमने यहाँ कौन सी ली है, वाई वस्तु ली है, यानी वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता और कीमतों के अनुपात के बराबर। इसके माध्यम से भी हम मांग के नियम की व्युत्पत्ति, उसके निर्माण या जन्म को दर्शा सकते हैं। लेकिन इस व्युत्पत्ति के बारे में हम चर्चा करने से पूर्व है इस तालिका को समझना बेहद आवश्यक है, जिसकी हमने पूर्व के वीडियो में चर्चा की है, जब हमने सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के बारे में चर्चा की थी। और सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जो कि हमने गणनावाचक दृष्टिकोण जब पढ़ा था उसमें इसकी चर्चा की गई थी। और उसमें हमने क्या देखा कि कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की उत्तरोत्तर यानी एक के बाद एक इकाइयों का प्रयोग करता है। हमने ये भी उसके अंतर्गत मान्यता ली थी कि किसी प्रकार से उस जो उपभोग की क्रिया है उपभोक्ता के द्वारा किया जा रहा है उसमें समय में किसी प्रकार का अंतर नहीं होना चाहिए, यानी लगातार समय की बात की गई थी। और उसमें हमने देखा कि जैसे एक के बाद एक इकाइयों का प्रयोग करता है तो प्राप्त जो उपयोगिता है वो कैसी प्राप्त हो रही है, घटती हुई प्राप्त हो रही है। जैसे कि इस तालिका में हम देख रहे हैं कि पहली इकाई पर उसे 10 उपयोगिता मिल रही है, कुल उपयोगिता की बात करें तो 10 हो गई। दूसरी इकाई से उसे मिलने वाली उपयोगिता कितनी है, 8 है, जबकि पहली इकाई से कितनी मिल रही है, 10 मिल रही है, दूसरी से कितनी मिल रही है, 8 मिल रही है। तो पहले की अपेक्षा क्या मिल रही है, कम मिल रही है। कुल उपयोगिता की बात करें तो कितनी हुई, 10 + 8, यानी 10 तो पहले की हो गई और दूसरे की कितनी होगी, 8, दोनों का योग कितना हुआ, 18 हुआ। तीसरी इकाई का प्रयोग करने पर उससे मिलने वाली जो उपयोगिता है वो कितनी प्राप्त हो रही है, 6 प्राप्त हो रही है। अगर कुल की बात करें तो पहले से कितनी मिल रही थी, 10, दूसरे से कितनी मिल रही थी, 8, तीसरे से कितनी मिल रही है, 6, और तीनों का योग कितना हो रहा है, 24 हो रहा है। लेकिन बच्चों इस तालिका को मैं यहां इसलिए आपके सामने लेकर आया हूं कि यहां एक बार फिर से आपके दिमाग और जहन में ये बात फिर से आ जाए कि आखिर कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की इकाइयों में वृद्धि कर रहा है,
यानी उपभोग की इकाइयों में क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, तो उससे प्राप्त जो उपयोगिता है, जो सीमांत उपयोगिता है, वो कैसी प्राप्त होती है, घटती हुई प्राप्त होती है। निश्चित रूप से हम ये समझेंगे 2 से 3 का प्रयोग कर रहा है या 3 से 4 का प्रयोग कर रहा है, तो निश्चित रूप से तीसरी इकाई से मिलने वाली उपयोगिता की अपेक्षा चौथी इकाई से मिलने वाली उपयोगिता वो क्या रहेगी, कम रहेगी। लेकिन अगर इसका उल्टा हम देखें, अगर इकाइयों में अगर कमी करेंगे तो उसकी उपयोगिता में क्या होगी, वृद्धि होगी। जैसा कि हम ये देखेंगे चौथी इकाई से कितनी मिल रही है, 4। अगर वो इकाइयों में कमी इधर कर रहा है तो ये क्या होगा, उसकी उपयोगिता क्या हो रही है, बढ़ रही है। और वैसे भी देखा जाए हमारे सामने कोई वस्तु है, उसकी इकाइयां बढ़ती जा रही है, तो उसके हमारे लिए उसकी उपयोगिता धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कमी होती जाएगी। और ठीक है, तो इसको आप समझना बेहद जरूरी है। तो अब एक एक करके इन दोनों बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि सीमांत उपयोगिता बराबर कीमत के माध्यम से किस प्रकार से मांग के नियम की व्युत्पत्ति की जाती है। तो उस पर सबसे पहले चलते हैं, तो उस पर चर्चा करें। तो सीमांत उपयोगिता और कीमत के बारे में चर्चा करते हैं। उपभोक्ता संतुलन की दशा में उतनी मात्रा की मांग करेगा जहां MU बराबर P, यानी उपभोक्ता के लिए ये दिया गया है कि उपभोक्ता हमेशा वहां संतुलन में रहेगा या वहां तक उस वस्तु का प्रयोग करेगा जहां उसकी कीमत और उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्या हो, बराबर हो। अब यहां केस फर्स्ट की स्थिति ले रहे हैं। यहां देख रहे हैं कि केस फर्स्ट के माध्यम से किस प्रकार से मांग का नियम यहां व्युत्पन्न किया जा सकता है। और केस फर्स्ट क्या कह रहा है कि जब कोई स्थिति इस प्रकार से हमारे सामने आ जाए कि सीमांत उपयोगिता है वो कीमत से क्या हो जाए, अधिक हो जाए। और यहां हम देख रहे हैं कि कीमत क्या है, वो कम है, किससे, सीमांत उपयोगिता से। तो ऐसी स्थिति में देखें, यदि किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी सीमांत उपयोगिता कीमत से क्या होगी, अधिक हो जाती है और वह उपभोक्ता को उस वस्तु की अधिक खरीद के लिए प्रोत्साहित करती है। अतः जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उपभोक्ता की उस वस्तु की मांग बढ़ती है और ऐसा तब तक होता है जब तक कि सीमांत उपयोगिता पुनः घटकर कीमत के बराबर नहीं हो जाती है। थोड़ा इसको मैं एक उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयास करता हूं, आखिर है क्या। जैसा कि मैं यहां एक उदाहरण लिया है कि कीमत 4 है और सीमांत उपयोगिता 8 है। ठीक है, अब हम यहां देख रहे हैं कीमत 4 और सीमांत उपयोगिता 8 है। निश्चित रूप से हम देख रहे हैं कि सीमांत उपयोगिता अधिक है कीमत से। इस टेबल के माध्यम से देखें तो ये है सीमांत उपयोगिता, ये मान ले कि 8 है। यहां इस टेबल के आधार पर इसको समझने का प्रयास करें। ये 8 जो सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है वो कौन सी इकाई की प्राप्त हो रही है, दूसरी इकाई की प्राप्त हो रही है। लेकिन यहां कीमत कितनी है, 4 है। और अभी हमने देखा संतुलन में क्या होगा, जहां सीमांत उपयोगिता और कीमत एक दूसरे के क्या हो, बराबर हो। अब कीमत कम है, सीमांत उपयोगिता अधिक है। अब यहां क्या किया जाएगा, इसको बराबर लेने का प्रयास किया जाएगा। इसलिए उपभोक्ता क्या करेगा, जैसे कीमत यहां कम हुई, निश्चित रूप से उस वस्तु की अधिक मात्रा को वो खरीदेगा, इन तीसरी इकाई खरीदेगा, चौथी खरीदेगा। तो जैसा कि हमने ये देखा कि कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की इकाइयों में वृद्धि करता है तो प्राप्त उपयोगिता उसकी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। तीसरी से मिलने वाली उपयोगिता कितनी है, 6 है, और चौथी से मिलने वाली उपयोगिता कितनी है, 4 है। और जैसे ही सीमांत उपयोगिता 4 हो गई, पुनः वो कीमत के क्या हो गई, बराबर हो गई। यही बात इसके द्वारा कही गई है कि किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी सीमांत उपयोगिता है वो कीमत से क्या हो गई, अधिक होगी। जैसा कि हमने ये उदाहरण लिया, 8 अधिक है, और वह उपभोक्ता को उस वस्तु की अधिक खरीद के लिए प्रोत्साहित करती है। अतः जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उपभोक्ता उस वस्तु की मांग बढ़ती है। ऐसा तब तक होता है जब तक कि सीमांत उपयोगिता पुनः घटकर कीमत के बराबर नहीं हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आखिर मांग का नियम इससे किस प्रकार से व्युत्पत्ति हुई है, उसको देखें। तो कीमत जैसे 4 हुई, घट गई, 4 हो गई। अब
उपभोक्ता क्या कर रहा है कि इस सीमांत उपयोगिता को किसके बराबर लेने का प्रयास कर रहा है, इस जो कीमत है उसके बराबर। जैसा कि हम यहां देख रहे हैं कि ये सीमांत उपयोगिता 4 कब होगी, जब उस वस्तु की कितनी इकाई का प्रयोग करेगा, 4 का। अब देख रहे हैं कि 8 जो सीमांत उपयोगिता मिल रही थी वो कौन सी इकाई की मिल रही थी, दूसरी इकाई की। और 4 सीमांत उपयोगिता कौन सी इकाई की मिलेगी, चौथी इकाई की। अब कीमत घटी तो वो इकाइयों में वृद्धि कर रहा है कि कमी कर रहा है, तो आपका जवाब होगा सर वो वृद्धि कर रहा है। वृद्धि कैसे कर रहा है कि वो 2 इकाई से 4 इकाई का प्रयोग करने लग गया, और 4 का करते ही उसका सीमांत उपयोगिता है वो घटकर कितनी हो गई, 4 हो गई। और 4 होकर वो किसके बराबर हो गई, उसकी कीमत के बराबर हो गई। तो यहां हम समझ रहे हैं कि कीमत कम होने पर उसकी उपभोग मात्रा में या वस्तु की मात्रा में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। यही तो मांग का नियम है, यही तो लॉ ऑफ डिमांड है कि दूसरी इकाई से उसने क्या कर दी, 4 इकाई कर दी। लेकिन थोड़ा सा बच्चों यहां भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे किसी वस्तु की इकाइयों में वृद्धि करते हैं तो प्राप्त उपयोगिता क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। कि 2 से कितनी मिल रही है, 8, 3 से कितनी मिल रही है, 6, 4 से कितनी मिल रही है, 4। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इकाइयों में वृद्धि करने पर उसकी सीमांत उपयोगिता क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। तो ये पहला केस है। दूसरे केस की बात करें, केस सेकंड की, तो इसको भी हम समझे, ये ठीक इसका उल्टा है। इसमें क्या होता है कि यहां हम देखेंगे सीमांत उपयोगिता कितनी है, 2 है, ये है 2। ठीक है, इस तालिका के द्वारा हम समझने का प्रयास करें। और ये 2 कौन सी इकाई की है, 5वीं इकाई की है। ठीक है, और यहां कीमत कितनी है, 8 है, कीमत अधिक है। ठीक है, तो अब ये क्या किया जाएगा, कीमत अधिक है तो उपभोक्ता क्या करेगा कि उस सीमांत उपयोगिता जो 2 है उसको बढ़ाकर किसके बराबर लाने का प्रयास करेगा, 8 के बराबर लाने का प्रयास करेगा। इसका मतलब कीमत अधिक है, इसका मतलब वो अपनी इकाइयों में क्या करता जाएगा, कमी करता जाएगा। और कब, जब वो कमी करता हुआ कौन सी इकाई पर पहुंचेगा, दूसरी इकाई पर पहुंचेगा, तब जाकर उसकी सीमांत उपयोगिता कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, जो कीमत के बराबर है। यानी कीमत अधिक है, कीमत अधिक है, ऐसी स्थिति में वो इकाइयों में क्या कर रहा है, कमी कर रहा है। क्या कर रहा है, कमी का कर रहा है। जैसे मैंने तीर का निशान नीचे की तरफ बनाया है, यही तो मांग का नियम है। मांग का नियम अभी हमने समझा, कीमत और मांगी जाने वाली मात्रा में ये विलोम संबंध को दर्शाता है। किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़ा सरल सा है, इसको पढ़ना है, 1-2 बार वीडियो देखना है, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। तो हमने अभी ये MU और P के द्वारा 2 केस पढ़े, एक तो कीमत अधिक की स्थिति में और एक कीमत की कमी की स्थिति में। किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो आपको ये ध्यान में रहनी चाहिए कि जैसे जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु की इकाइयों में वृद्धि करता है, प्राप्त उपयोगिता उसे कैसी प्राप्त होगी, घटती हुई प्राप्त होगी। अब आगे हम चलते हैं दूसरी स्थिति पर। दूसरी स्थिति के अंतर्गत हम समझेंगे समसीमांत उपयोगिता नियम के द्वारा। तो समसीमांत उपयोगिता नियम के द्वारा इसको समझेंगे। इस नियम के अनुसार उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में अपनी सीमित आय को इस तरह से खर्च करता है ताकि वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता का उनकी कीमत के साथ अनुपात क्या हो, समान हो। तो यहां हम 2 वस्तु ले रहे हैं, एक X वस्तु और एक Y वस्तु को ले रहे हैं। और यहां ये हमने समसीमांत उपयोगिता नियम के जब गणनावाचक दृष्टिकोण पर बात की थी तब हमने विस्तार से चर्चा की थी। बच्चों यहां फिर ये टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, आपको MU, U को कैपिटल लेना है, MUX इस प्रकार से है। अब यहां हम पहली स्थिति को समझें। इस पहली स्थिति के माध्यम से मांग के नियम की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है उस पर चर्चा करते हैं। तो यहां X वस्तु की कीमत में गिरती है, तो ऐसी स्थिति में MUX अपॉन PX का मान क्या होता है, बड़ा होता है। कौन सी वस्तु की, कौन से अनुपात की अपेक्षा, MUY अपॉन PY अनुपात के अपेक्षा इस MUX अपॉन PX अनुपात अधिक होता है। क्यों अधिक होता है उसकी अभी भी हम चर्चा करेंगे। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता Y वस्तु की तुलना में X वस्तु की अधिक सीमांत उपयोगिता पा रहा है, अतः X की ज्यादा इकाइयां खरीदेगा तथा Y की क्या खरीदेगा, कम खरीदेगा। और
ये बताना कि जब अक्स की कीमत घटती है तो वह अक्स की अधिक मांग करेगा और अक्स की मांग तब तक करता रहेगा जब तक कि पुनः संतुलन की स्थिति में हो जाए। अब हम ये देखें कि कोई भी स्थिति हो, जैसा कि हम ये देखें कि 10/5 हो। एक फॉर एग्जाम्पल हम उदाहरण ले रहे हैं। 10 क्या है? ऊपर वाला मान है सीमांत उपयोगिता है और नीचे वाला मान है कीमत। ठीक है, अब हम ये देखें कि ये ऊपर वाला तो सीमांत उपयोगिता है और नीचे वाला क्या है? कीमत है। अब अगर इसका मान देखें तो निश्चित रूप से ये 10/5 यानी मान कितना आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। अब मान ले ये कीमत 5 से घटकर 2 हो गई, इन्हें 10 बटा इसको 2 कर दें, 10/2 कर दें तो अब इसका मान कितना आएगा? ये 10 तो क्या है? सीमांत उपयोगिता, और कीमत कितनी कर दी? अब हमने 2 कर दी, तो ये इसका मान कितना आएगा? 5 आएगा। तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि अगर कीमत में कमी हो जाएगी तो ये जो अनुपात है, कौन सा? सीमांत उपयोगिता और कीमत का अनुपात है वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? अभी हमने समझा कि 10/5 का मान तो आ रहा है 2, लेकिन 10/2 का मान कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। और 5 क्यों आया? क्योंकि कीमत घटकर कितनी हो गई? 2 हो गई। ये बात समझ में आ गई तो बिल्कुल आपको ये समझ में आएगी। अब है क्या? जैसे ही कीमत में कमी हुई तो ये अनुपात इस अनुपात से क्या हो गया? अधिक हो गया। ठीक है, अब ये अनुपात अधिक हो गया तो अब ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि पुनः ये संतुलन बराबर हो जाए। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? अक्स की ज्यादा इकाइयां खरीदेंगे। अक्स की ज्यादा इकाइयां खरीदेंगे तो तथा वाई की कम खरीदेंगे। अतः ये बताना कि जब अक्स की कीमत घटेगी तो अक्स की अधिक मांग खरीदेगा। अब क्यों हम उसके अक्स के अधिक वस्तु खरीदेंगे? क्योंकि अभी हमने देखा कि 10/5 उसका मान कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। ठीक है, और अब 10/2 ये कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। ठीक है, तो अब हमें ये जो मान है, कौन सा? ये 5 वाला, ये पुनः इसके बराबर लाना है। तो क्या किया जाए? ये सीमांत उपयोगिता को क्या किया जाए? कम किया जाए। और कम कब होगी? जब अभी हमने पूर्व की तालिका में देखा, जैसे जैसे इकाइयों में वृद्धि की जाएगी प्राप्त उपयोगिता कैसी प्राप्त होगी? सीमांत उपयोगिता घटती हुई प्राप्त होगी। तो ऐसी स्थिति हम लाएंगे कि अब हम इकाइयों में वृद्धि करते जाएं और ऐसी स्थिति ले आए कि ये सीमांत जो हमारी उपयोगिता है वो घटकर कितनी हो जाए कि पुनः ये 2 प्राप्त हो जाए। तो इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे जैसे इकाइयों में वृद्धि करते जाएंगे सीमांत उपयोगिता क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। और एक स्थिति हम ये ले आए कि सीमांत उपयोगिता कितनी हो जाए? 4 हो जाए, और ये 4 होने पर इसका मान कितना प्राप्त हो जाएगा? 2 प्राप्त हो जाएगा। हमने ऊपर भी देखा था कि 10/5 इसका भी मान कितना आया? 2, और इसका भी मान क्या आया? 2 आया। तो हम यहां देख रहे हैं कि कीमत में क्या हुई? कमी हुई। कीमत में कमी के फलस्वरूप हम अक्स वस्तु की इकाइयों में क्या करेंगे? वृद्धि करेंगे। इकाइयों में वृद्धि करेंगे तो धीरे धीरे सीमांत उपयोगिता क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। और एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि यहाँ ये 4 आ गया और ये घटकर कितना आ गया? 2 आ गया। तो इसी प्रकार हम ये एक और मैंने यहां उदाहरण लिया है कि ये 200/10 है और ये 100/20 है। ये स्थिति है। ठीक है, तो ये तो कितना आया? ये तो 5 है, और इसको हम समझे तो ये कितना हुआ हमारा? ये हुआ 20। ठीक है, तो निश्चित रूप से ये मान अधिक है। ये मान क्या है? अधिक है। तो अब हम क्या करें? इसको बराबर लाने का प्रयास करेंगे। बराबर लाने का कैसे प्रयास होगा कि निश्चित रूप से हम देखेंगे कि अक्स की इकाइयों में क्या करते जाएंगे? वृद्धि करते जाएंगे। अक्स की इकाइयों में वृद्धि करते जाएंगे तो ऊपर वाला मान क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। कोई भ्रम आपको पैदा नहीं करना है। ऊपर वाला मान क्यों घटेगा? बच्चों, हमने देखा कि जैसे जैसे इकाइयों में वृद्धि करेंगे प्राप्त उपयोगिता क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। यानी ये 200 से क्या होती जाएगी? क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। और इधर वाली इकाइयों में
वाई की इकाइयों में हम क्या करते जाएंगे, कमी करते जाएंगे। कमी करते जाएंगे तो इसका मतलब ऊपर वाला मान है सीमांत उपयोगिता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और इस प्रकार ये क्रिया चलती रहेगी और अंत में एक ऐसी स्थिति आएगी कि दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो जैसा कि तालिका को आपको समझने का प्रयास करना है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की इकाइयों में वृद्धि करते हैं तो प्राप्त सीमांत उपयोगिता है वो घटती जाएगी। तो यहां हम देख रहे हैं कि ये वाला मान अधिक है, 200 अधिक है। अब 200 अधिक है तो क्या होगा कि वो इकाइयों में वृद्धि करेगा, इकाइयों में वृद्धि करेगा तो प्राप्त सीमांत उपयोगिता क्या होती जाएगी, घटती, यानी 200 से कम होती जाएगी। जैसा कि मैं तालिका आपको पुनः समझाने का प्रयास करता हूं कि यहां हम देख रहे हैं कि पहली इकाई में ये कितनी है, 10 है, ठीक है, इसको 100 मान ले, ठीक है। दूसरी इकाई करेंगे तो ये कितनी हो गई, 80 हो गई, 80 मान ले, ठीक। तीसरी इकाई कर लेंगे तो ये कितनी होगी, 60 हो गई। तो आप क्या समझ रहे हैं इसको कि जैसे जैसे इकाइयों में वृद्धि कर रहे हैं तो प्राप्त सीमांत उपयोगिता क्या होगी, घटती हुई प्राप्त होगी, और इकाइयों में वृद्धि करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो इस प्रकार ये जो हमने नियम देखा उसके माध्यम से सीमांत उपयोगिता और ये कीमतों के अनुपात के द्वारा भी मांग का नियम लागू होता है, क्योंकि मांग के नियम की व्युत्पत्ति हो रही है कि अक्स वस्तु की कीमत में कमी होने पर उसकी अधिक मात्रा खरीदेगा, और अधिक मात्रा खरीदेगा, यही मांग का नियम है कि कीमत और मांग मात्रा में विलोम संबंध होता है। और यहां हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे इकाइयों में वृद्धि करता है सीमांत उपयोगिता क्या प्राप्त हो रही है, घटती हुई प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार हम केस सेकंड की बात करें तो केस सेकंड को भी हम इस प्रकार से समझें कि ये अनुपात अधिक है, ठीक है, ये अनुपात अधिक है। इसका मतलब कब होगा, जब वाई वस्तु की कीमत में क्या हुई है, कमी हुई है, या अक्स वस्तु की कीमत में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अक्स वस्तु की कीमत में वृद्धि हुई है, इसलिए हम यहां देख रहे हैं कि ये 100/20 वाला मान है वो कम है, ठीक है, यानी कीमत बढ़ गई, 20 कर दी। अब क्या करेगा उपभोक्ता, उस अक्स की इकाइयों में क्या करेगा, कमी करेगा। कमी करेगा तो बताइए सीमांत उपयोगिता बढ़ेगी घटेगी। जब किसी वस्तु की इकाइयों में कमी होती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, यानी 100 से ये 120, 140, ठीक है, यानी ये वाला मान तो बढ़ता जाएगा। यहां हम देखें कि इस इकाइयों में वो क्या करेगा, वृद्धि करेगा, वाई की वस्तु की इकाई में वृद्धि करेगा, वाई की वस्तु की इकाइयों में वृद्धि करता जा रहा है तो प्राप्त सीमांत उपयोगिता क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। जैसे 200 से 180 हो गई, 180 से 160 हो गई, इस प्रकार से। लेकिन हम यहाँ केवल अक्स वस्तु की बात कर रहे हैं, तो कीमत में वृद्धि होने पर उस वस्तु की इकाइयों में क्या करेगा, कमी करेगा। कमी करेगा तो ये सीमांत उपयोगिता वाला मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार भी हम देख रहे हैं कि इस स्थिति के माध्यम से भी मांग का नियम की व्युत्पत्ति हो रही है, ठीक है। तो यहां हम देखें कि इसको समझें कि यहाँ 200/10-20 का मान है, तो निश्चित रूप से जैसे जैसे इसकी इकाइयों में ये कमी करता जाएगा, एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि सीमांत उपयोगिता कितनी हो गई, 200 हो गई। और 200 यहाँ हम देखें तो ये 200/20, ठीक है, और ये 200/10, ठीक है। अब और कमी करता जाएगा तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी ये 400 हो जाएगा, तब ये दोनों का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ इस को भी देखेंगे कि वाई वस्तु की इकाइयों में वे क्या करता जाएगा, वृद्धि करता जाएगा, जिसके कारण ये 200 का मान धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। ये 200 क्या है, ऊपर वाला मान क्या है, सीमांत उपयोगिता है। इसको समझने का प्रयास करना, जब कोई वस्तु की इकाइयों में वृद्धि करते हैं तो सीमांत उपयोगिता क्या होती जाती है, घटती जाती है। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि दो स्थितियों के माध्यम से हमने मांग के नियम की व्युत्पत्ति को पढ़ा, ठीक है। और आगे आने वाले वीडियो में जो मांग के नियम के लागू होने वाले कारणों को हम समझेंगे। उसके बाद हम मांग के नियम के अपवाद पर भी चर्चा करेंगे। यहाँ आप केवल इन दोनों स्थितियों को माध्यम से देखना कि मांग के नियम की व्युत्पत्ति किस प्रकार से की जा रही है। और मांग के नियम की व्युत्पत्ति को हमने देखा दो तरीकों के माध्यम से, सीमांत उपयोगिता और कीमत, और सम सीमांत उपयोगिता नियम है उसके माध्यम से। और केवल यहाँ आपको समझने की बात यही है कि इनकी कीमतों का वो जो किसी वस्तु की इकाइयों में वृद्धि करते हैं तो प्राप्त जो उपयोगिता है, सीमांत उपयोगिता है, वो घटती हुई प्राप्त होती है। तो उसको आप समझने का प्रयास करना। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।